दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन और दो मुर्गे। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन गांव के बाहर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक किसान मिला जो अपनी जमीन पर काम कर रहा था। किसान के पास दो मुर्गे थे जो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। किसान बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि ये दोनों मुर्गे लगातार लड़ते रहते थे और उसे समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। किसान ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, ये दोनों मुर्गे आपस में लड़ते रहते हैं, कभी भी इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती। आप ही कुछ उपाय बताइए, क्या किया जाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान भाई, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इसका हल निकालता हूँ। मुल्ला ने मुर्गों को करीब से देखा और फिर एक विचार आया। वह किसान से बोले, अगर तुम चाहते हो कि ये दोनों मुर्गे लड़ना बंद करें तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे दोनों में से कोई एक खुद को महान महसूस करे। किसान ने हैरान होकर पूछा, कैसे मुल्ला? दोनों मुर्गे तो बराबरी से लड़ते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, तुम इन दोनों मुर्गों को एक दूसरे के सामने बैठा दो और फिर हर एक मुर्गे को कुछ स्वादिष्ट खाना खिलाओ। जिस मुर्गे को ज्यादा अच्छा खाना मिलेगा वह खुद को विजेता समझेगा और लड़ाई बंद कर देगा। फिर तुम उस मुर्गे को दूसरे के सामने रखो और कहो, तुमने अपने से बड़े मुर्गे के साथ लड़ने की कोशिश की और तुम्हें हार का सामना करना पड़ा। अब तुम उसकी तरह बनना चाहते हो। इससे दूसरे मुर्गे का अहंकार टूटेगा और वह शांत हो जाएगा। किसान ने मुल्ला की सलाह मानी और मुर्गों को अलग अलग स्वादिष्ट खाना दिया। फिर वह दोनों मुर्गों को एक दूसरे के सामने लाकर मुल्ला की सलाह के अनुसार कहने लगा, देखो, तुम दोनों में से एक बड़ा मुर्गा है और दूसरा छोटा है। अब तुम में से एक को बड़ा बनने का मौका मिला है। कुछ ही समय में दोनों मुर्गों की लड़ाई बंद हो गई। वे दोनों शांत हो गए और एक दूसरे के साथ इज्जत से रहने लगे। किसान बहुत खुश हुआ और मुल्ला का धन्यवाद करने के लिए उनके पास गया। किसान ने पूछा, मुल्ला, तुमने यह कैसे जाना कि इन दोनों मुर्गों के बीच लड़ाई सिर्फ उनके अहंकार के कारण हो रही थी? मुल्ला नसरुद्दीन हंसते हुए बोले, किसान भाई, यह केवल मुर्गों की लड़ाई नहीं थी। असल में यह हम इंसानों की भी समस्या है। हम में से कई लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा अहंकार चोटिल हो जाता है। अगर हम अपनी अहमियत को समझें और दूसरों की अहमियत का सम्मान करें तो बहुत सी समस्याएं खुद ही सुलझ सकती हैं। किसान ने सिर झुकाया और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुल्ला। अब से मैं भी अपने जीवन में यही तरीका अपनाऊंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, याद रखो, जब दो लोग एक दूसरे से भिड़ते हैं तो वे दोनों हारते हैं। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति बिना लड़ाई के समस्या को सुलझा ले तो वह सच्चा विजेता बनता है। किसान ने मुल्ला का धन्यवाद किया और उन्होंने दोनों मुर्गों को अब शांतिपूर्वक एक साथ रखा। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने खेतों में काम करते हुए सोचा कि अब तक की सारी मेहनत के बावजूद उसे बहुत कम फसल मिल रही थी। उसने सोचा, कभी तो ऐसा दिन आएगा जब मेहनत का सही फल मिलेगा। मुल्ला का एक पड़ोसी था जो उसे हमेशा ताने देता था, तुम हमेशा खेतीबाड़ी में ही लगे रहते हो, तुम्हारे खेतों में कभी भी सही फसल नहीं उगती। तुम हर साल एक जैसे ही बेमन से काम करते हो। तुमने कभी सोचा है कि क्या तुम सही तरीका अपना रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन को यह ताने बहुत चुभते थे, लेकिन वह कभी भी अपनी मेहनत में कमी नहीं आने देता था। वह सोचता, कोई बात नहीं, मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था कि राजा का दरबार एक पैगाम भेजने आया। दरबार के एक मंत्री ने मुल्ला से कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। वह चाहते हैं कि तुम उन्हें अपनी खेती के बारे में बताओ और कुछ नया तरीका सुझाओ ताकि वे भी खेती में बेहतर परिणाम हासिल कर सकें।
मुल्ला ने खुशी खुशी स्वीकार किया और राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम्हारे खेतों में बहुत मेहनत के बावजूद हमेशा कम फसल क्यों होती है? मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे हमारी खेती और फसल दोनों बेहतर हों। मुल्ला नसरुद्दीन ने राजा को शांतिपूर्वक देखा और कहा, महाराज, आपने सही सवाल पूछा है। मैं जो तरीका अपनाता हूँ वह हमेशा एक जैसा होता है। मैं मिट्टी की उपजाऊ ताकत और मौसम का सही समय देखकर अपनी मेहनत करता हूँ। लेकिन एक बात है जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वह है धैर्य और निरंतरता। राजा ने पूछा, यह धैर्य और निरंतरता क्या है? क्या तुम हमें इसके बारे में और विस्तार से बता सकते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने राजा से कहा, महाराज, खेती में सफलता सिर्फ धैर्य और मेहनत से नहीं आती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। मुझे यह लगता है कि खेती का सबसे बड़ा राज यह है कि हमें फसल के हर एक चरण पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जब बीज बोते हैं तो यह जरूरी है कि हम बीजों को अच्छे से तैयार करें और ठीक से बोएं। फिर उस पर पानी, पोषक तत्व और समय पर देखभाल करनी होती है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुल्ला। लेकिन हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे खेतों में सही तरीका अपनाया जा रहा है? मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सोचिए, यदि आप एक आदमी को उसके घर के काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसे पूरा समय यह नहीं बताया जाता कि उसे कब और किस काम को करना है, तो वह आदमी क्या करेगा? वह पूरी मेहनत के बावजूद कभी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। राजा ने समझते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ गया। खेती भी एक ऐसे ही काम की तरह है, जिसमें हर कदम को सही ढंग से करना होता है, और बिना सही मार्गदर्शन के कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ महाराज, खेती में सफलता तभी संभव है जब हम सही मार्ग पर चलें और हर कदम पर धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। राजा ने मुल्ला की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, मुल्ला, तुमने सही कहा। अब हम अपने किसानों को यह शिक्षा देंगे और उन्हें बेहतर तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन वापस अपने खेतों पर लौट आए। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि उसका खेत अब पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा और उपजाऊ हो गया था। उसकी मेहनत और निरंतरता ने उसे अच्छे परिणाम दिए थे। पड़ोसी, जो पहले ताने मारता था, अब मुल्ला की सफलता देखकर चुप हो गया। इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ने यह सिखाया कि सफलता किसी भी क्षेत्र में धैर्य, निरंतरता और सही मार्गदर्शन से आती है। चाहे वह खेती हो या जीवन के अन्य क्षेत्र, सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मुल्ला नसरुद्दीन और दो दोस्त। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में गए। गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनमें से एक बहुत ही बुद्धिमान था और दूसरा बहुत ही आलसी। वे दोनों मुल्ला नसरुद्दीन से मिलने आए और अपनी समस्या साझा की। पहला दोस्त, जो बुद्धिमान था, उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और हमेशा अपने काम में सफलता प्राप्त करता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त हमेशा आलसी रहता है और उसे कभी भी मेहनत करने का मन नहीं करता। यह मुझे बहुत परेशान करता है। दूसरा दोस्त, जो आलसी था, वह थोड़ा हंसी में बोला, मुल्ला, मुझे तो बस आराम करना अच्छा लगता है। मेहनत करने से ज्यादा अच्छा होता है बस कुछ सोचना और फिर आराम करना। काम से क्या मिलता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने दोनों की बातें सुनी और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी दोनों समस्याओं का हल निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को मेरी एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। दोनों दोस्त उत्सुक हो गए और बोले, हम तैयार हैं, मुल्ला। मुल्ला ने कहा,
तुम दोनों को जंगल में जाना होगा और वहां से एक विशेष प्रकार का फूल लाना होगा जो बहुत दुर्लभ है। जो इसे लाएगा वही सही रास्ते पर है और उसका जीवन सफल होगा। लेकिन तुम दोनों को इसे लाने के बाद मुझे दिखाना होगा। दोनों दोस्तों ने चुनौती स्वीकार की और जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दिनों बाद पहला दोस्त, जो मेहनती था, तेजी से काम करता हुआ जंगल में गहरे उतर गया। उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने फूल ढूंढ लिया। उसने खुशी खुशी फूल को लिया और मुल्ला के पास लौटने की सोचने लगा। वहीं आलसी दोस्त ने सोचा, अगर मैं इस जंगल में ज्यादा समय बर्बाद करता हूं तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। क्यों न मैं सीधे रास्ते से कुछ और रास्ता ढूंढूं। उसने फूलों की तलाश नहीं की, बल्कि आसपास के पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों को उठाकर कागज जैसा बना लिया और सोचा कि जब वह मुल्ला के पास जाएगा तो वही उसकी सफलता का प्रतीक होगा। कुछ दिनों बाद दोनों दोस्त मुल्ला के पास वापस पहुंचे। पहले दोस्त ने अपना फूल दिखाया और कहा, मुल्ला, मैंने जो कहा था वह किया और यह फूल लाया हूं। अब मुझे बताओ, मैंने सही रास्ता चुना या नहीं? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, तुमने सही रास्ता चुना, क्योंकि तुम्हारे संघर्ष और मेहनत से ही यह सफलता मिली। तुमने कठिन रास्ता चुना, लेकिन तुमने सही परिणाम प्राप्त किया। अब आलसी दोस्त ने अपनी पत्तियां दिखाई और कहा, मुल्ला, देखो, मैंने यह पत्तियां जमा की हैं और इसे मैं तुम्हारे पास लाया हूं। मैं भी सफल हूं, नहीं? मुल्ला नसरुद्दीन ने पत्तियों को देखा और हंसते हुए कहा, तुमने सफलता का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपने आलस्य का पालन किया। सही रास्ता कभी भी आसान नहीं होता और सफलता केवल मेहनत से मिलती है। तुम्हारे पास पत्तियां हैं, लेकिन सफलता की वास्तविक पहचान तुम नहीं समझ पाए। आलसी दोस्त ने सिर झुका लिया और सोचा, मुल्ला की बात सही है। मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर दोनों को समझाया, याद रखो, मेहनत से कोई भी व्यक्ति सफल बन सकता है, लेकिन आलस्य से केवल समय और मौके ही खोते हैं। सफलता वही होती है जो संघर्ष और मेहनत से हासिल की जाती है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी बहुत परेशान और चिंतित नजर आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने सिर झुकाया और कहा, मुल्ला, मुझे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास एक गाय थी जो बहुत प्यारी और मेहनती थी। मैंने उसे बेचने का सोचा और एक व्यापारी से सौदा किया। व्यापारी ने मुझे अच्छा मूल्य दिया और गाय को ले गया। लेकिन अब व्यापारी गाय की कीमत देने के बजाय मुझसे झगड़ रहा है और कहता है कि गाय खराब थी और मुझे कम पैसे ही मिलेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस आदमी की बातों को सुना और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय प्राप्त करूंगा। चलो हम व्यापारी के पास चलते हैं। दोनों व्यापारी के पास गए। व्यापारी ने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन आए हैं तो वह तुरंत हंसते हुए बोला, मुल्ला नसरुद्दीन, तुम भी आए हो। इस आदमी को तो मैं ठीक से समझा रहा हूं कि गाय खराब थी, लेकिन यह मान ही नहीं रहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, ठीक है व्यापारी भाई, मुझे यह समझने दो कि गाय खराब थी या नहीं। मैं दोनों पक्षों की सुनूंगा और फिर फैसला करूंगा। मुल्ला ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों को न्याय चाहिए? दोनों ने हामी भर दी। फिर मुल्ला ने कहा, मैं एक फैसला करूंगा। तुम दोनों एक जगह खड़े हो और मैं कुछ सवाल पूछूंगा। जो सबसे सही जवाब देगा वही न्याय पाएगा। व्यापारी और किसान दोनों तैयार हो गए। मुल्ला ने पहले किसान से पूछा, क्या तुम अपनी गाय के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वह स्वस्थ और काम करने लायक है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ मुल्ला, मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि गाय स्वस्थ है।
उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने गाय को अच्छे से देखा था और उसकी स्थिति समझी थी? व्यापारी ने कहा, जी हाँ मुल्ला, मैंने गाय को देखा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह ठीक नहीं थी। उसकी सेहत उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मुझे पहले लगी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर दोनों से कहा, अब तुम दोनों ने अपना अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया, लेकिन असल में यह सिर्फ तुम्हारी मान्यता पर निर्भर करता है। किसान ने गाय के बारे में जो कहा वह सही था। तुमने जो देखा वह सही था। लेकिन यह सवाल नहीं है कि तुमने गाय को खरीदा था या नहीं। असल में सवाल यह है कि व्यापारी ने क्यों गाय को ठीक से जांचे बिना खरीदा और अब वह उसका दोष किसान पर डाल रहा है। फिर मुल्ला ने दोनों को एक सामान्य सी सलाह दी, तुम दोनों को एक दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी। व्यापारी को गाय की स्थिति को अच्छे से देखना चाहिए था और किसान को पूरी तरह से यकीन होना चाहिए था कि वह सही सौदा कर रहे हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि असल में कोई दोषी नहीं है, लेकिन यह मुद्दा दोनों की लापरवाही का परिणाम है। इसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इसलिए मैं दोनों को एक सुझाव देता हूं। किसान को गाय का सही मूल्य मिले और व्यापारी को अपना धैर्य और समझदारी बढ़ानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और समस्या न आए। व्यापारी और किसान दोनों मुल्ला की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी ने अंत में किसान को पूरी कीमत दी और दोनों ने एक दूसरे से मिलकर अच्छे संबंध बनाए। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, समझदारी से काम लो, कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला न करो। अगर तुम दोनों ने सही तरीके से एक दूसरे से बात की होती तो यह समस्या कभी न होती। इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ने यह सिद्ध किया कि कभी भी किसी भी समस्या का हल जल्दबाजी में नहीं निकलता। यदि दोनों पक्षों के लोग सही तरीके से समझदारी से काम करते तो यह समस्या कभी न होती। मुल्ला नसरुद्दीन की मजेदार कहानी, पानी के जादू से धन की प्राप्ति। दोस्तों, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाहर एक छोटे से रास्ते पर जा रहा था। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे खड़ा एक आदमी सिर झुकाकर बैठा था। मुल्ला ने देखा कि वह बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था, जैसे किसी बड़ी समस्या से जूझ रहा हो। मुल्ला उसके पास गया और बोला, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने सिर उठाया और कहा, मुल्ला, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कभी वह खुशी नहीं मिलती जिसकी मुझे उम्मीद है। मुझे लगता है कि मैं कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुल्ला ने उसकी बात सुनी और सोचा, इस आदमी को थोड़ी सी उम्मीद और हिम्मत देने की जरूरत है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो, मेरे पास एक जादुई तरीका है जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। आदमी ने हैरान होकर पूछा, जादुई तरीका? तुम क्या कह रहे हो मुल्ला? मुल्ला ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, यह एक बहुत पुराना तरीका है। तुम्हें बस मेरे साथ आना होगा और नदी के पानी से एक खास काम करना होगा। आदमी, जो पहले से ही परेशान था, अब और अधिक उत्सुक हो गया। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। मुल्ला ने उसे नदी में ले जाकर कहा, तुम्हें नदी के पानी से एक बाल्टी पानी भरनी होगी, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम पानी लाओ तो उसे बिना देखे वापस लाना होगा। आदमी थोड़ी देर तक यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसने मुल्ला के आदेश को मानते हुए बाल्टी में पानी भर लिया। जब वह पानी लेकर वापस आया तो मुल्ला ने कहा, अब इसे बिना देखे घर ले जाओ। याद रखना, अगर तुमने पानी में से कोई भी बदलाव देखा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आदमी ने इसे चतुराई से लिया और बिना पानी देखे घर के रास्ते पर चलने लगा।
लेकिन जब वह घर के पास पहुंचा तो अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर इस पानी में कुछ खास हो? क्या मुल्ला मुझे कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा था? उत्सुकता और चिंता के मिश्रित भाव से उसने पानी देखा, और जैसे ही उसने बाल्टी का पानी देखा, उसे एहसास हुआ कि उस पानी में कुछ बदल चुका था। अब वह मन ही मन निराश हो गया क्योंकि उसने मुल्ला के बताए तरीके को नहीं माना था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ बाल्टी लेकर मुल्ला के पास वापस लौटा। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने कहा था कि अगर मैंने पानी को देखा तो कुछ गलत होगा, लेकिन मैंने ऐसा किया और अब सब कुछ बिगड़ गया है। मुल्ला ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो, तुमने देखा कि तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर था, लेकिन तुम्हारी उत्सुकता और जल्दबाजी ने उसे खराब कर दिया। तुमने पानी को देखा क्योंकि तुम बहुत जल्दी में थे, लेकिन असल में यह पानी तुम्हारी मेहनत और धैर्य का प्रतीक था। अगर तुमने उसे बिना देखे रखा होता तो तुम्हें सफलता मिलती। आदमी ने समझ लिया और उसने मुल्ला का धन्यवाद किया। वह अब जान गया था कि जीवन में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी और उत्सुकता से चीजें बिगड़ सकती हैं। कहानी का संदेश। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। किसी भी समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर और सही कदम उठाने से मिलता है। अपनी मेहनत में विश्वास रखना और धैर्य से काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। मुल्ला नसरुद्दीन समझदारी का सवाल। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में बैठा था, और जैसे ही उसने गांव के लोगों को इधर-उधर जाते देखा, एक नया सवाल उसके दिमाग में आया। उसने सोचा, क्यों न मैं एक मजेदार परीक्षा लूंगा और गांव वालों को उनकी समझदारी की परख में डालूं। मुल्ला ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने सबको अपने घर बुलाया और उन्हें बताया, मैंने एक नई परीक्षा तैयार की है, जिसमें आप सबको अपनी समझदारी साबित करनी होगी। जो भी सही जवाब देगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। गांव वालों में हलचल मच गई। सभी लोग मुल्ला के घर पहुंचे और उत्सुकता से इंतजार करने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा। हर सवाल का सही जवाब देने पर आपको एक बड़ा इनाम मिलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी के पास एक बकरा है और वह बकरा भाग जाए तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? गांव वालों ने बहुत सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। कुछ समय बाद एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, वह आदमी बकरा पकड़ने के लिए दौड़ेगा और उसे वापस ले आएगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब, लेकिन आसान भी था। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि बकरा क्यों भागा? क्या कभी तुमने उसके मन की बात सोची? गांव वाले चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला ने फिर कहा, अच्छा, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी के पास 3 बीवियां हैं और वह उन्हें कभी एक साथ नहीं रखता। वह उन्हें हमेशा अलग-अलग घरों में भेजता है। आप क्या समझते हैं? मुल्ला ने पूछा। गांव वाले और ज्यादा चकरा गए और सोचने लगे। थोड़ी देर बाद एक औरत खड़ी हुई और बोली, वह आदमी अपनी बीवियों को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें अलग-अलग घरों में भेजता है, ताकि कोई समस्या न हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर से हंसी में कहा, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि वह आदमी उन बीवियों से क्यों दूर रहता है? क्या उसकी सच्ची वजह कभी समझी है? गांव वाले अब पूरी तरह से उलझ गए थे। वे नहीं समझ पाए कि मुल्ला क्या कहना चाहता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े ही सरल सवाल थे, लेकिन जवाब कुछ गहरे होते हैं। क्या कभी सोचा है कि क्यों बकरा भागता है या बीवियों को क्यों अलग रखा जाता है? इसका अर्थ कभी समझा है?
आखिरकार मुल्ला नसरुद्दीन ने आखिरी सवाल पूछा, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम एक खजाना ढूंढ सकते हो, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी, तो तुम क्या करोगे? गांव वालों ने सोचा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। कुछ ने कहा, मैं अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से वह खजाना ढूंढ लूंगा। मुल्ला ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। खजाना केवल धन नहीं होता, वह तुम्हारी समझदारी और मानसिक शांति भी हो सकती है। कभी सोचा है कि जो तुम्हारे पास है वही सबसे कीमती है? गांव वालों ने फिर से एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुल्ला ने धीरे धीरे सबको समझाया, हमेशा जवाब पर ध्यान मत दो, कभी कभी सवाल का अर्थ ही हमें सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। सीख। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं जानता हूं कि मैं 3 आसान सवाल पूछ रहा था, लेकिन तुम सबने कभी इन सवालों के उत्तर पर ध्यान नहीं दिया। जीवन में कभी भी किसी सवाल का उत्तर बिना सोच समझे मत दो। हर सवाल के पीछे कुछ गहरे अर्थ होते हैं। सही उत्तर सिर्फ वही होता है जो तुम्हारे अनुभव और सोच के आधार पर सही लगे। गांव वाले चुपचाप सुन रहे थे। अचानक सबको यह एहसास हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन ने उन्हें सिर्फ चतुराई के सवाल नहीं पूछे थे, बल्कि जीवन के उन पहलुओं को समझने के लिए चुनौती दी थी जिन्हें वे अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। आखिरकार मुल्ला ने कहा, सच यह है कि सबसे बड़ी समझदारी तब आती है जब हम सवालों से ज्यादा उनके उद्देश्य और उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए और मुल्ला नसरुद्दीन के इस दृष्टिकोण को सराहा। वे अब हर सवाल और परिस्थिति को गहरे से समझने की कोशिश करते थे। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी हमें हर चीज का गहराई से मूल्यांकन करना चाहिए और जीवन के छोटे सवालों और घटनाओं को अधिक समझदारी से देखना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन और गांव की पंचायत। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। यह गांव बहुत शांत और खुशहाल था, लेकिन वहां के लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। हर व्यक्ति अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता और गांव में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, फिर भी लोग हर बात को लेकर तनाव में रहते थे। गांव के लोग परेशान थे कि कोई समाधान नहीं निकलता था। तभी गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि अब इस स्थिति को हल करने के लिए पंचायत बुलाई जाएगी। इस पंचायत में मुल्ला नसरुद्दीन को भी बुलाया गया, क्योंकि उनके फैसले हमेशा मजेदार और सटीक होते थे। मुल्ला को हमेशा बड़े मुद्दों को हल करने में मजा आता था और उनकी समझदारी के सभी कायल थे। सभी लोग पंचायत के लिए इकट्ठा हुए। गांव के मुखिया ने कहा, हमें किसी एक फैसले पर पहुंचने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन की मदद चाहिए। अगर मुल्ला किसी चीज को सही मानते हैं तो हम सभी वही करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोग मेरे फैसले पर भरोसा करते हैं तो मुझे पूरी बात बताइए। गांव वाले एक एक करके अपनी समस्याएं बताने लगे। सबसे पहले गांव के एक किसान ने कहा, मुल्ला, मेरे पास एक बहुत बड़ी जमीन है। मेरी जमीन का एक हिस्सा मेरे पड़ोसी ने बिना पूछे ले लिया है। अब वह मुझे कहता है कि यह उसका हिस्सा है। मैं जानता हूं कि यह हिस्सा मेरा है, लेकिन वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या मुझे इसके लिए अदालत में जाना चाहिए? मुल्ला नसरुद्दीन ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुम पहले अपने पड़ोसी से शांति से बात करो। अगर वह मान जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वह न माने तो मेरे पास एक तरीका है जिससे हम दोनों को सही समाधान मिल सकता है। किसान ने कहा, आपका तरीका क्या है मुल्ला? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपनी जमीन के उस हिस्से को उसे दे दो और जब वह उस पर काम करने लगे
तब तुम उस हिस्से की फसल पर अपने अधिकार का दावा कर सकते हो। यह तरीका उसे चुप करा देगा। किसान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुल्ला, यह एक अच्छा तरीका है। मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद गांव की एक महिला खड़ी हुई और कहने लगी, मुल्ला, मेरे बेटे ने घर में मुझसे झगड़ा किया है। वह कहता है कि मुझे उसकी बातों का पालन करना चाहिए, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अब वह घर छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे भी शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, तुम्हें अपने बेटे के साथ स्नेह से बात करनी चाहिए। एक माँ के लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन जब तुम उसे समझाओगी तो वह तुम्हारी बात मानेगा। यदि वह नहीं मानता तो उसे कुछ समय के लिए अपने रास्ते पर चलने देना। परंतु अगर वह सच में तुमसे प्यार करता है तो वह खुद वापस आएगा। महिला ने कहा, आप सही कह रहे हैं मुल्ला। मैं कोशिश करूंगी। अब गांव का सबसे बड़ा व्यापारी खड़ा हुआ और कहा, मुल्ला, मैंने अपने साथी व्यापारी से व्यापार करने के लिए बहुत सारा पैसा उधार लिया था। अब वह कहता है कि मैंने पैसा वापस नहीं किया है और वह मुझे अदालत में ले जाने की धमकी दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे भी सुना और फिर गंभीरता से कहा, अगर तुमने उधार लिया है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे समय पर चुकता करो। लेकिन अगर तुम सच में नहीं चुका सकते तो तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए और कहो कि तुम जितना भी दे सकते हो उतना ही देंगे। व्यापार में कभी भी कोई बात अकेले नहीं होती, यह दोनों पक्षों का मामला होता है। व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, आप सच कह रहे हैं। मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अब सब लोग सोच रहे थे कि मुल्ला नसरुद्दीन का हर जवाब कितना सही था। वे समझ गए थे कि सिर्फ अपनी ही बात नहीं बल्कि दूसरों की भी बात समझनी चाहिए। पंचायत का काम खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने घर लौटने लगे, लेकिन उनकी आंखों में एक नया विश्वास था कि अगर सब लोग मिलकर किसी समस्या का हल सोचें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उन सभी को समझाया कि हमारी सोच और हमारे नजरिए में बदलाव ही हमारी समस्याओं का समाधान है। हर स्थिति में समझदारी से काम लेने से ही सच्चा न्याय मिलता है। गांव में कुछ महीनों बाद सब लोग शांति से रहने लगे। उनकी समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगीं और गांव का माहौल पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन अपने तरीके से सभी को सिखाने में सफल हो गए थे। इस लंबी कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी समस्याओं को शांति से और समझदारी से हल करें तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं रहती। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह बहुत घमंडी था और हर किसी को अपनी दौलत दिखाने का शौक था। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, जो भी मेरी शर्त को पूरा करेगा उसे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। गांव वाले उत्सुक हो गए और शर्त के बारे में पूछने लगे। अमीर ने कहा, तुम में से कोई है जो सर्दियों की इस ठंड में पूरी रात बिना कपड़ों के गांव के तालाब में खड़ा रह सके? सभी गांव वाले डर गए। सर्दियों की रातें तो इतनी ठंडी थीं कि कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़े और बोले, मैं ये शर्त पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मैंने इसे पूरा किया तो तुम 100 सोने के सिक्के मुझे दोगे। अमीर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हें 100 सिक्के देने को तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम पूरे समय तालाब में रहोगे और तुम्हारे पास कोई आग या गर्म कपड़ा नहीं होगा। उस रात मुल्ला नसरुद्दीन तालाब में खड़े हो गए। ठंडी हवाएं और बर्फीली रात ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। गांव वाले भी दूर से देख रहे थे कि मुल्ला यह कैसे कर रहे हैं।
लेकिन मुल्ला पूरे समय तालाब में खड़े रहे। अगली सुबह अमीर ने मुल्ला से पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतनी ठंडी रात में बिना किसी सहारे के कैसे बच गए? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, दूर पहाड़ी पर एक घर की खिड़की में जलती हुई मोमबत्ती को देखते हुए मैंने रात बिताई। उस रोशनी ने मुझे ताकत दी। यह सुनकर अमीर ने चालाकी से कहा, ओह, तो तुमने उस मोमबत्ती की गर्मी ली। इसका मतलब है कि तुमने शर्त तोड़ी। मैं तुम्हें सिक्के नहीं दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कुछ नहीं कहा और गांव वालों के साथ घर लौट गए। अगले दिन मुल्ला ने अमीर को अपने घर खाने पर बुलाया। अमीर बड़े उत्साह के साथ मुल्ला के घर पहुंचा। लेकिन जब खाने का समय आया तो उसने देखा कि मुल्ला ने खाने के बर्तन आग से बहुत दूर लटका दिए थे और आग की छोटी सी लौ जल रही थी। अमीर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या कर रहे हो मुल्ला? खाना इतनी दूर आग से कैसे पक सकता है? मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, अगर दूर जलती मोमबत्ती की गर्मी मुझे ठंड से बचा सकती है तो यह आग का छोटा सा अंगारा भी खाना पका सकता है। अमीर समझ गया कि मुल्ला उसकी मूर्खता का मजाक उड़ा रहे हैं। उसने शर्मिंदा होकर मुल्ला को 100 सोने के सिक्के दिए और गांव से चुपचाप चला गया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और तर्क का इस्तेमाल करके किसी भी स्थिति का सामना किया जा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अमीर को सबक सिखाया बल्कि गांव वालों को यह भी दिखाया कि सत्य और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। गांव के लोग मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई पर हंसते हंसते ताली बजाने लगे। अमीर का घमंड टूट चुका था और मुल्ला नसरुद्दीन अपनी मासूम मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। इस तरह मुल्ला ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से न केवल 100 सोने के सिक्के जीते। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन शाहतबियत इंसान था। उसकी शाहखर्ची और अलमस्ती देखकर लोग अपनी हैरत कुछ इस कदर बयां करते, गजब है यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी। जेब में भले ही चिल्लर भी न हो मगर खर्च करने से बाज नहीं आता। इसे तो बादशाहत नसीब होनी चाहिए थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जीवन शैली के कारण हर दिल अजीज बन गया था। उसकी फितरत थी लोगों के काम आना। अपनी जिंदगी में उसने यह देखा था कि दौलत कहीं भी ठहरती नहीं है और जिनके पास ठहरती है उसके बारे में आम तौर पर कंजूस, मक्खीचूस, दगाबाज, दौलत का यार, मतलबी, कपटी जैसे विशेषण उछलते हैं। इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ से दौलत कमाता तो दूसरे हाथ से खर्च भी कर देता। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी दुखी रहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसे यह समझाता रहता कि दौलत सहेजने में जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद तो इस बात में छुपा है कि आपको चाहने वाले कितने हैं। आपकी पुकार सुनकर कितने लोग आपके पास आते हैं और आपके दुख सुख में हाथ बंटाते हैं। किंतु फाकाक्षी का दौर देख चुकी मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी उसकी इस समझ पर एतराज जताती और कहती, इंसान को अपनी गृहस्थी के बारे में भी सोचना चाहिए। आज ही नहीं, आने वाले कल के लिए भी उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसा न हो कि आज की मस्ती में आने वाले कल की चिंता ही न की जाए और खुदा न करे कि जब कल बुरा वक्त आए तो हाथ में एक ढेला भी नहीं हो। अर्थात दौलत के मुद्दे पर मुल्ला और मुल्ला की पत्नी के बीच मतभेद था। उनके बीच जीवन जीने के तरीके के बारे में बहस का दौर चल ही रहा था कि अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन की आय का साधन जाता रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने गंभीर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि मुल्ला नसीरुद्दीन को मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपनी पत्नी की उदरपूर्ति का साधन जुटाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन इस फाकाक्षी के दौर में भी अपनी शाहखर्ची पर काबू नहीं रख पाया। जो भी कमाता उसे खर्च करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। उसकी पत्नी कल की चिंता में दुबली होने लगी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को जंगल में पेड़ काटने का काम मिला।
एक पेड़ काटने के एवज में उसे 1 सेर चावल व 2 पैसे नकद मेहनताना मिलना तय हुआ, बशर्ते कि वह पेड़ की डालियों को काटकर तने से अलग कर दे, भले ही इस काम में उसे 1 दिन लगे या 10 दिन। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्साह के साथ कुल्हाड़ी उठाई और चल दिया जंगल की ओर, जैसे वह कोई जंग जीतने जा रहा हो। जंगल पहुंचकर मुल्ला ने ऐसा पेड़ तलाशा जिसका तना सीधा हो और डालियां भी सीधी हों। संयोग ही था कि उसे सीधे तने और सीधी डालियों वाला एक पेड़ जल्दी ही मिल गया। दिन ढलने से पहले ही मुल्ला ने पेड़ काटकर गिरा दिया और उसकी डालियां काटकर सीधा तना अलग कर दिया। अपना काम पूरा कर चुकने के बाद मुल्ला ठेकेदार के पास पहुंच गया। उसे दिन ढलने से पहले आया देखकर ठेकेदार ने उससे पूछा, अरे नसीरुद्दीन, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, अपनी मजदूरी लेने आया हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ठेकेदार से कहा। तो क्या तुम पेड़ काट कर आ रहे हो? अविश्वास भरे शब्दों में ठेकेदार ने पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने विश्वास भरी नजरों से ठेकेदार को देखते हुए कहा। जैसे कहा था वैसे ही कटा? ठेकेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर हामी भरी। अच्छा, चलो मुझे दिखाओ, तुमने कैसे पेड़ काटा है और डालियां कैसे सजाई हैं। मगर ठेकेदार को मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन को भला क्या एतराज होता। उसने ठेकेदार के साथ जंगल का रुख कर लिया। ठेकेदार जब जंगल पहुंचा तो कटा हुआ पेड़ देखकर बहुत खुश हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठीक वैसे ही पेड़ काटा था जैसा वह चाहता था। खुश होकर ठेकेदार ने मुल्ला को 2 की जगह 4 पैसे दिए और 1 की जगह 2 सेर चावल। मुल्ला के लिए यह बहुत था। घर में पत्नी के सिवा और कोई सगा संबंधी तो था नहीं, इसलिए मुल्ला ने सोचा, इतना चावल दोनों पति पत्नी के लिए कुछ दिनों की जरूरतें पूरी कर देगा। घर पहुंचकर मुल्ला ने पत्नी को चावल का थैला थमाते हुए कहा, आज पुलाव बना लो, मैं घी और गोश्त लेकर आता हूँ। मजदूरी में 4 पैसे भी मिले हैं, मैं 2 पैसे लेकर जाता हूँ और ये 2 पैसे तुम रख लो। जब कोई जरूरत हो खर्च कर लेना। मैं समझता हूं कि 1 पैसे का घी और 1 पैसे का गोश्त काफी होगा। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा। बहुत दिन हुए किसी को हमने खिलाया नहीं। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को 2 पैसे दे दिए और खुद झोला लेकर सामान खरीदने निकल गया। गोश्त और घी लेकर मुल्ला जल्दी ही घर लौट आया और पत्नी से कहा, तुम पुलाव पकाओ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ। मुल्ला के जाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि इस आदमी का दिमाग नहीं बदला। इतनी बुरी हालत में भी फिजूल खर्ची की आदत नहीं गई। आखिर क्या जरूरत आ गई दोस्तों को दावत देने की? अच्छा, आने दो दोस्तों को, खिलाती हूँ पुलाव। उसने गोश्त और घी छुपाकर रख दिया और खुद रसोई में बैठकर रोने लगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने 4 दोस्तों के साथ अपने घर लौटा तब पत्नी को विलाप करते पाया। मुल्ला चकित होकर अपनी पत्नी को देखते हुए सोचने लगा, अरे क्या हुआ इसे? अभी तो भली चंगी थी, अब ऐसे रो रही है कि मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो इस पर। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? इस तरह बिल्ख बिल्ख कर क्यों रो रही हो? होना क्या है? तुम दोस्तों को बुला लाए हो, इधर जो पुलाव मैंने पकाया था उसे बिल्ली खा गई। उसकी पत्नी ने रुआसी आवाज में मुल्ला से कहा। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक बार अकाल पड़ा। लोग अन्न के दाने के लिए तरस गए। अकाल का प्रभाव गांव के बाजार पर भी पड़ा और सदा गुलजार रहने वाले बाजार में सन्नाटा सा छाने लगा। लोगों के पास पैसे नहीं रहे तो उसके असर से बाजार की आमद भी प्रभावित हुई।
मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार के काम से ही अपना और अपनी बेगम का पेट पालता था, लेकिन अकाल के प्रभाव के कारण उन व्यापारियों की हालत भी ठीक नहीं थी जिनसे मुल्ला नसीरुद्दीन को कोई न कोई काम मिल जाया करता था। उसे अब कभी बाजार में काम मिलता और कभी नहीं मिलता। इस तरह कई महीने गुजर गए। मुल्ला नसीरुद्दीन की जमा पूंजी निकल गई। खस्ताहाली की वजह से उसकी बेगम चिड़चिड़ी हो गई। मुल्ला नसीरुद्दीन इन स्थितियों के बीच भी अपनी अलमस्ती में रहता और अपनी बेगम से कहता, बेगम, खुदा के इस बंदे के रहते तुम्हें जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस तुम हर हाल में खुश रहा करो। तुम्हारी ही नहीं, पूरे गांव की हालत खराब है। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो हफ्तों पत्ते उबालकर खाते हैं। भूखे पेट नसीहत किसे अच्छी लगती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी भी मुल्ला की नसीहतों से चिढ़ सी जाती मगर कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर सवार होकर सुबह सुबह बाजार चला गया। उसे मालूम था कि घर में पकाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। उसने एक जिम्मेदार गृहस्थ की तरह घर की जरूरत की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता भर प्रयास किया, मगर बाजार के व्यापारियों की भी हालत खराब थी। मुल्ला को काम तो मिला मगर पैसे नहीं मिले। काम देने वाले व्यापारी ने उसे बाद में पैसा देने का वादा करके भेज दिया। जब शाम ढले मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर खाली हाथ वापस आया, तब उसकी बेगम ने उससे बहुत रुसे स्वर में कहा, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और तुम सब कुछ जानते हुए खाली हाथ वापस आए हो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? आखिर दिन भर तुम करते क्या रहे? करता क्या रहा? मैं खुदा का बंदा हूं। जहां खुदा भेज दे चला जाता हूं और जो काम दे दे कर लेता हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने तल्खी से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन को तल्ख होता देखकर बेगम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह क्रोध में धधकती हुई बोली, वाह क्या कहने! दिन भर निठल्ले की तरह मटर गश्ती करो और शाम को बीवी को बताओ कि मैं तो खुदा की नौकरी करता हूं। खुदा जो कहता है वही करता हूं। तो अपने खुदा से पगार क्यों नहीं मांगते हो? खुदा से पगार मांगो। कहो खुदा से कि तुम्हारा परिवार हो रहा है फाकाक्षी का शिकार। मुल्ला नसीरुद्दीन को बेगम की बातें चुभ गईं। बेगम का गुस्सा चूंकि वाजिब था इसलिए उसने कुछ कहा नहीं और तुरंत गधे पर सवार होकर घर से बाहर चला आया। गधा अपनी मस्ती में चल रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर बैठा सोच रहा था, जाऊं तो कहाँ जाऊं? मांगू तो किससे? सबकी हालत जानता हूं। किसी के पास अपना ही पेट भरने के लिए अनाज नहीं है तो कोई कहां से मेरी सहायता करेगा? उसका गधा चला जा रहा था। लगातार गांव की सड़कों पर चलने के आदी इस गधे को किसी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं थी। गधे पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन सोच रहा था, आखिर मैंने इतनी छोटी सी जरूरत के लिए खुदा का नाम क्यों ले लिया? अब अगर बिना अनाज लिए घर जाऊं तो कैसे? वह मन ही मन दुखी हो रहा था। वह यह सोचकर घर से निकला था कि बेगम का गुस्सा शांत होगा तब घर लौट आएगा, मगर अब उसके पेट में भी चूहे कूद रहे थे और वह यह बात समझ रहा था कि जब तक पेट भरने का इंतजाम न हो जाए बेगम का क्रोध शांत होने वाला नहीं। वह ख्यालों में डूबा रहा। गधा चलता रहा। मुल्ला को एक बार ख्याल भी आया कि अब घर लौट जाना चाहिए, मगर फिर मन के किसी कोने से आवाज आई, बिना पैसे या अनाज के नहीं। चलते चलते थककर गधा एक जगह पर रुक गया। गधे के रुकने से मुल्ला नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी। उसने देखा गधा नदी के किनारे रुक गया है। उसने सोचा गधे को प्यास लगी है। वह खुद भी भूखा और प्यासा था। गधे से वह उतर गया और प्यार से गधे को सहलाया, फिर नदी की धारा के पास उसे ले जाकर पानी पिलाया।
जब गधा पानी पीकर तृप्त हो गया तब उसे नदी किनारे के एक पेड़ के नीचे खड़े करके फिर प्यार से सहलाया और उसे थपथपाते हुए कहा, मैं भी पानी पीकर आऊं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी पानी पिया। पानी पीने के बाद उसे थकान अनुभव होने लगी। वह गधे के पास ही जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। सूरज की पहली किरण ने जब उसे सहलाया तब उसकी नींद खुली। ठंडी हवा के झोंकों की मस्ती ने उसमें जैसे नया प्राण फूंका। चिड़ियों के कलरव को उसने देर तक मुग्ध होकर अपनी पलकें मूंद कर सुना। भूख प्यास का कोई एहसास उस वक्त उसे नहीं था। उसने नदी में डुबकी लगाई और तरोताजा होकर नदी किनारे ही एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, बेगम ने कल कुछ नहीं खाया और आज भी कहीं से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। गधा नदी किनारे इधर उधर उगी सूखी कुम्हलाई दूब चरने में व्यस्त था। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी बेगम की बात याद आई, तू खुदा का बंदा है तो खुदा से अपनी पगार क्यों नहीं मांगता। मुल्ला नसीरुद्दीन के दिमाग में यही बात गूंजने लगी। भूख से त्रास्त मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी नहीं, अपनी बेगम की चिंता थी। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। रात भर उसने उसका इंतजार किया होगा। भूखे रहकर पता नहीं क्या कुछ सोच रही होगी। उलझनों और सवालों से घिरे मस्तिष्क को शांत करने के लिए मुल्ला वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में विचार आया, बैठे रहने से क्या फायदा। खुदा से अपनी पगार मांगता हूं। सुना है खुदा बहुत रहमदिल है, क्या पता सुन ही ले। ऐसा सोचकर उसने अपने कपड़े ठीक किए, सिर की नोकदार टोपी को दुरुस्त किया, अपनी पतली लंबी दाढ़ी को सहलाकर सीधा किया और फिर पलकें बंद कर जोर जोर से बोलने लगा, मेरे मौला, ये मेरे खुदा, मैं तुम्हारा बंदा मुल्ला नसीरुद्दीन तुमसे अपनी पगार मांगता हूँ। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, मुझे मेरी पगार भेज दे। ये बातें कहने से मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अजीब सी तसल्ली हुई। उसका बेचैन मन शांत होने लगा। इस सुखद एहसास को समेटने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन पलकें बंद किए कहने लगा, मेरे खुदा, मेरे मौला, मैं भूखा हूँ, मेरी बेगम भूखी है, कुछ खाने को दे और मेरे लिए महीने भर की पगार भेज दे। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन खुदा से फरियाद कर रहा था, उसी समय उधर से एक सौदागर गुजर रहा था। सौदागर ने नदी के किनारे रुककर अपने घोड़े को पानी पिलाया और थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि उसके कानों में आवाज आई, या मेरे खुदा, मेरे मौला, मैं भूखा हूं, मेरी बेगम भूखी है, कुछ खाने को दे और मेरे लिए महीने भर की पगार भेज दे। इस अजीब से लिबास वाले मुल्ला नसीरुद्दीन की गुजारिश सुनकर सौदागर को मजाक सूझा। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को चौंकाने के लिए अपने पास से मठरियों की थैली निकाली और दो चार मठरियां अपने लिए रखकर पूरी थैली मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बांधकर एक किनारे रख दी। फिर उसने अशरफियों की अपनी थैली निकाली और एक हाथ में अशरफियों की थैली और दूसरे हाथ में मठरियों की थैली लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया और उसके सामने धीरे से दोनों थैलियां रख दी। फिर दबे पांव वहां से चलकर अपनी जगह आकर बैठ गया। वह देखना चाहता था कि अब मुल्ला नसीरुद्दीन क्या करता है। यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।